डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2009 का। गृह विज्ञान का है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पेट में छाले होने पर हमें इनका कम सेवन करना चाहिए। जब भी हमारे पेट में छाले हो यानी अल्सर हो तो हमें किसका सेवन कम करना चाहिए? मिर्च मसाले का, रेशेदार भोजन का, ऊपर के दोनों यानी मिर्च मसाला रेशेदार भोजन दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आपको अल्सर हो यानी पेट में छाले हो तो हमें किनका सेवन कम कर देना चाहिए? तो हमें मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन दोनों का हमें सेवन कम कर देना चाहिए। तो ऊपर के दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। पैट्रिक अल्सर में अमाशय व पक्वाशय की स्लैक्स में झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। इसके कारण इसमें कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। अतः अमाशय की दीवार की स्लैक्स में झिल्लियाँ भी गलकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसलिए पेट में छाले होने पर हमें मिर्च मसाले और रेशेदार भोजन का कम सेवन करना चाहिए। वृद्धि का अर्थ है, तो वृद्धि हमारी संख्यात्मक बदलाव है, दिशात्मक बदलाव है, लंबवत बदलाव है या गुणात्मक बदलाव है। तो वृद्धि हमारी क्या है? तो देखिए, वृद्धि हमारी गुणात्मक बदलाव है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, अर्थात गुणात्मक बदलाव। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग प्रत्यय हैं जो संसार के सभी सजीव प्राणियों में होते हैं, चाहे वो सूक्ष्मतम एक कोश की जीव हो या बहुकोश की। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। किसी भी प्राणी में विकास से पहले और वृद्धि तथा वृद्धि बाद में होती है। तो किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। समुदाय विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1950 में, 25 मार्च 1950 में, 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1964 में। तो देखिए, समुदाय विकास योजना का आरंभ हमारा 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। तो समुदाय विकास योजना 2 अक्टूबर 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ था। यह ग्रामीणों का अपना कार्यक्रम है जिसे वे स्वयं बनाते हैं, चलाते हैं। सरकार तो केवल आर्थिक तकनीकी सहायता पहुंचाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग का विकास, कृषि, सिंचाई, रोजगार पर विशेष बल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है? मॉडल, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड। तो निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो हमारा जो इसमें से प्रत्येक कार्ड मोटे कागज़ में बनाए जाते हैं जो कितना 21 से लेकर 27 सेंटीमीटर करीब के आकार का होता है, जिसमें चित्र होते हैं या रेखा चित्र बने होते हैं या कार्ड बंधे हुए नहीं होते हैं। प्रत्येक कार्ड को दर्शकों के सामने फ्लैश किया जाता है, साथ में शब्दों की कमेंट्री की जाती है। तो निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो हमारी फ्लैश कार्ड विधि। निम्न में से कौन सा समाज में विकास सम्मिलित नहीं है? कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, जनपदीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर। निम्न में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से ग्राम स्तर समाज विकास में सम्मिलित नहीं है। तो समाज विकास में सम्मिलित पहलू हैं राज्य स्तर, जनपदीय स्तर, देश स्तर। सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है ए बी, ए बी ओ। तो सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है ए बी। ए बी को सर्वग्राही रुधिर ग्रुप कहा जाता है कि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जबकि ओ रुधिर ग्रुप को सर्वदाता रुधिर ग्रुप कहा जाता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमानों पर पालने पर
वह व्यवस्थापन को कहते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने और व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? तो देखिए, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने और व्यवस्थापन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों की पत्तियों पर पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का जीवन काल लगभग 2 माह का होता है। इसी अल्प अवधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और ये अवस्थाएं हैं अंडा, लावा, प्यूपा, कीड़ा। फलों व सब्जियों के लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होते हैं। फ्लेविन, फ्लेविनोइड, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, उपयुक्त सभी। तो देखिए, एंथोसाइनिन फलों सब्जियों में पाया जाने वाला एक रंजक है जिसके कारण फलों सब्जियों का रंग लाल होता है। यह मुख्यतः जामुन, चुकंदर, काली गाजर में पाया जाता है। एंथोसाइनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो पौधों को यूवी किरणों से बचाता है। निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? ये आप लोग, मुझे होमवर्क है और ये लोग आप इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। FDR, LIC, NSC, लॉटरी। निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? पीक लोड, कार्य कर्व, विश्राम काल, थकान। तो निम्न में से समय विस्थापन का यंत्र नहीं है थकान। तो समय मानव जीवन की अमूल्य निधि है। समय व्यवस्थापन का मुख्य लक्ष्य है कि कार्य के समय में अधिक से अधिक कमी की जाए, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति के समय यह आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, कहलाती हैं क्या? धमनियाँ, शिराएं, नलिकाएं, नर्वस। तो नर्वस कहलाती हैं। सभी शिराओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न अंगों से होती है। ये भिन्न भिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में वापस लाती हैं। शिराओं से अशुद्ध रक्त बहता है जबकि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों में ले जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता? रतौंधी, कंटिवाइटिस, कीरेटोमलेशिया, कीटोसिस। तो देखिए, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? तो आपका कीटोसिस आपका विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कंटिवाइटिस, कीरेटोमलेशिया आदि रोग होता है, जबकि कीटोसिस एक उपापचय संबंधी बीमारी है जो दूध देने वाले पशुओं में उनके बच्चे देने के कुछ सप्ताह या महीनों बाद दिखाई देती है। यह पशुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में गड़बड़ी के कारण होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा के पाचन की गड़बड़ी के कारण बीमारी होती है जिसमें वे दूध देना कम कर देते हैं। प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है। प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है। क्वाशियोकर, मेरेमस, ऑस्टोमलेशिया, कीरेटोमलेशिया। तो प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से मेरेमस नामक रोग हो जाता है। तो मेरेमस प्रोटीन और ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी ऊर्जा की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मेरेमस वयस्क और बच्चों दोनों में होता है।
प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है सल्फर से, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग देंगे कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, किससे बना होता है, यह आंसर आप लोग देंगे सल्फर से, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है जैविली जल, साइट्रिक अम्ल, खनिज युक्त जल, नमक युक्त जल। तो दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग वस्तुओं और परिधानों पर लगे दाग धब्बों को धुलकर हटाने के लिए जैव रसायन में इसका उपयोग है। यह है कि सभी जीवों में ऊपर चक्र उत्पन्न होता है। भोजन व पेय पदार्थों में खट्टापन लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा, जल, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा समान रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? तो भोज्य पदार्थों की स्वाद और पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भोजन में न खाने योग्य पदार्थ अथवा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो परंतु उपयोगकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े, भोजन मिलावट कहलाता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट हेतु विक्रेता उसमें मुख्यतः लकड़ी की बुरादा, जल, मैदा, पपीते के बीज, शक्कर आदि मिश्रित कर देते हैं। भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत है। भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत है वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। क्या आंसर होगा बताइए? तो देखिए भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत आपका वसा है। तो भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत वसा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में दुगनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि 1 ग्राम वसा से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। परंतु शरीर में वसा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है। वसा से पहले कार्बोहाइड्रेट का। संज्ञानता विकास की थ्योरी किसने दी है? पियाजे ने, क्रो एंड क्रो ने, E.B. हॉलॉक ने, आइंस्टीन ने। तो देखिए संज्ञानता विकास की थ्योरी पियाजे ने दी है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। बाल विकास के क्षेत्र में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है काफ़ी महत्व रखता है। पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास की व्याख्या भी की है। वे बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहते हैं। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया है एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर, ल्यू वेन हॉक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीमारी का जीवाणु सिद्धांत लुई पाश्चर ने दिया है। सबसे पहले सन 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉक यू वेन हॉक ने अपने बनाए हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल लाल दांत से खुचे मैल को देखा। उन्हें उसमें अनेक सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। ये जीवाणु थे। लुई पाश्चर ने किरण पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणु द्वारा होता है। लुई पाश्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना और विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। लुई पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगी की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसे चिकित्सा विज्ञान में बहुत शीघ्र ही स्वीकार किया गया। आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिन के अवशोषण में सहायक है। आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिन के अवशोषण में सहायक हैं। A, B, C, D, A, B, D के
ए डी ई के उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है आवश्यक वसी हम निम्नलिखित विटामिन के अवशोषण में सहायक हैं ए डी ई के। आजकल समान रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ है फ्रीऑन 12, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ड्राई बर्फ, उपयुक्त सभी। तो आपका फ्रीऑन 12, तो डाइक्लोरो डाइफ्लूओरोमीथेन CCl2F2 को फ्रेऑन 12 भी कहते हैं। यह एक मुख्य फ्रेऑन है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में वातानुकूलन के रूप में किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करता है: त्वचा को, नेत्र को, अस्थि को, नेत्र को, गला को। त्वचा को, अस्थि को, नेत्र को, गला को। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुख्यतः वृद्धों में होता है। इसमें अस्थियां जो होती निशक्त, कमज़ोर, भुरभुरी हो जाती है। जरा सी चोट लगने पर, गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियां जल्दी नहीं जुड़ती। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः 2 कारणों से होता है: हार्मोन की कमी से, आहार में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। पीएच इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है: अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, नमकीन। तो pH 7 इंगित करता है कि विलयन है या पदार्थ। तो pH 7 इंगित करता है कि विलयन उदासीन है। उदासीन जल एक उदासीन विलयन है जिसका pH 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम और क्षारीय pH का विलयन का pH 7 से अधिक होता है। एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक है। ये भी होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर रिप्लाई देंगे। एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है कितनी? निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय शक्ति बचत करता है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, रेंज, टेलीविज़न। तो निम्न में से प्रेशर कुकर समय और शक्ति दोनों की बचत करता है। तो प्रेशर कुकर भोजन पकाने का एक ऐसा घरेलू बर्तन है जिसमें उच्च दाब के कारण उत्पन्न अधिक ताप पर भोजन पकाया जाता है। इसलिए भोजन कम समय और कम ईंधन में पक जाता है, जिससे शक्ति और समय दोनों की बचत होती है। केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है? तो केक बनाने के लिए NaSCO3 प्रयोग में लाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे केक, पेस्ट्री, डबल रोटी। इनको गर्म करने में इससे निकलने वाली CO2 गैस केक पेस्ट्री को फुला देती है और केक मुलायम हो जाता है। निम्न में से समानता कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें, चाय। तो निम्न में समानता कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? तो चाय। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा अनुपात में मौजूद हो। संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के अंतर्गत अनाज, दालें, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध आदि आते हैं, जबकि चाय एक संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात होता है 3:4, 1:2, 3:1, 2:2। तो डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात 3:1 होता है। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं 3, 2, 6, 5। तो गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र 5 हैं। गृह विज्ञान एक कलामय विज्ञान है जिसमें कला विषयों के साथ ही विज्ञान विषय की पढ़ाई की जाती है। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 5 विषय शाखाएं हैं, जिसमें स्नातक व स्नातक करने के बाद PhD और शोध कार्य किया जाता है। हीमोग्लोबिन निम्न प्रकार की प्रोटीन है: साधारण, संयुक्त, व्युत्पन्न, पशु प्रोटीन। तो संयुक्त है। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक संयुक्त प्रोटीन है जो 4 श्रृंखलाओं
से बनी होती है। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं, जो हीम नामक रंगीन पदार्थ से जुड़ी होती है। हीम में लोहा या आयरन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 का संवहन होता है। हीमोग्लोबिन की खोज हिनफील्ड द्वारा 1840 में की गई थी। नमूने के सिद्धांत हैं। नमूने के सिद्धांत आपके 5 हैं। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा? LD कलसे ने, OP दहलमा ने, DN सोनिगर ने, MC बुरेट ने। तो प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ये हमारा LD कलसे ने कहा है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, यह कथन LD कलसे ने कहा है। यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षा पद्धति है जिसकी सीमाएं, जो औपचारिक शिक्षा होती है वो एक प्रकार की संस्थागत शिक्षा पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती हैं। इसकी एक निर्मित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थाओं से परे होते हैं। यानी ये नहीं है अनौपचारिक शिक्षा आपको कोई विद्यालय में दी जाए, विश्वविद्यालय में दी जाए, तो यह एक गैर संस्थागत और मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। कोई भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? 1953 में, 1921 में, 1947 में, 1975 में। तो प्रसार शिक्षा का आरंभ भारत में 1953 में हुआ था। प्रसार सेवा का आरंभ भारत में 1953 में हुआ था। भारत में कृषि विकास, ग्रामीण कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए प्रसार सेवा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रसार शिक्षा का लक्ष्य गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अन्य जरूरतों को पूरा करना। कलात्मक चिंतन किस आयु में स्टार्ट होता है? 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो कलात्मक चिंतन हमारा 6 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, इसे छोड़ के, तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ है। शाकाहारियों के भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अंडा शारीरिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। यह उच्च जैविक मूल्य वाला भोज्य पदार्थ है। डेक्सट्रीनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? तो कोएगुलेशन होता है। शरीर की कौन सी रक्त वाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल नस एक रक्त वाहिका है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पित्ताशय की थैली, पैनक्रियाज, पीहा के से यकृत तक रक्त ले जाती है। इस रक्त में पचने वाली सामग्री से निकलने वाले पोषक तत्व विषाक्त पदार्थ होते हैं। रक्त वाहिका सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है लीवर में, मांसपेशियों में, लीवर मांसपेशियां, दिल में। तो ग्लाइकोजन संग्रहित होता है हमारा लीवर में। मानव शरीर में आवश्यकता से अधिक शर्करा या यकृत कोशिकाएं ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संचय कर लेती हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का बनना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होता है? मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर का तेल, कैस्टर का तेल। तो पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होता है? तो पकाने के मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल होता है। मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं। मूंगफली के तेल के मुख्य घटक वसी अम्ल 47%, ओलिक अम्ल 33.5%,
लिनोलिक अम्ल और 10.8% पाल्मिटिक अम्ल होता है। कुछ मात्रा में खनिज लवण और अन्य 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें नाइसिन की अधिकता होती है। मूंगफली स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान होती है। गृह विज्ञान का अर्थ है कला विज्ञान दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का अर्थ कला विज्ञान दोनों है। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला। वर्षा का जल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदु जल का अर्थ है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। मृदु जल अर्थात साबुन के साथ झाग बनाने वाला, अर्थात वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, लवण नहीं घुले होते हैं। यह जल पीने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए उपयोगी खनिज, कैल्शियम, लवण नहीं होते हैं। सूती वस्त्र तैयार होते हैं भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से, रेशम कीटों से। तो सूती वस्त्र हमारे कपास से तैयार होते हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न सभी आय वर्ग के लोगों के पहुंच के भीतर होता है। भारत में कपास की खेती सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख आधार है। साधारणतः कपास का पौधा 4 से 6 फीट तक लंबा होता है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाएंगे। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ये भी आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप ही लोग देंगे। बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है प्रत्येक 2 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में या 1 साल में। तो बचाव हेतु बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है 6 मंथ में, 6 माह में। माता के दूध में लगभग गाय, बकरी और भैंस के दूध के जितना ही विटामिन ए पाया जाता है। सभी प्रकार के दूध विटामिन ए की प्राप्ति के निष्कृष्ट साधन है। विटामिन की खोज में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई। विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनाइड्स होता है, कैरोटीनाइड्स होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। पीलिया रोग शरीर के इस अंग से प्रभावित होता है, हृदय, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क। तो यकृत से प्रभावित होता है। पीलिया रोग शरीर के यकृत अंग से प्रभावित होता है। तो यकृत के रोगग्रस्त होने के बाद सबसे पहले प्रकट होने वाला पहला लक्षण पीलिया का होना है। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग यकृत होता है। पीलिया की स्थिति में रक्त नलिकाओं में बाधा उत्पन्न होने लगती है। इस कारण रक्त में पित्त रस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे त्वचा स्लैश में झिल्लियों का रंग पीला हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन, उपयुक्त सभी। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप लोग बताएंगे। स्वस्थ धातु व अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, लौह और तांबा। स्वस्थ धातु अस्थियों के लिए आवश्यक क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, लौह, तांबा। तो देखिए, कैल्शियम अस्थियों और दांतों की वृद्धि विकास के लिए कैल्शियम अत्यंत जरूरी है, परंतु शरीर में कैल्शियम का पूर्ण उपयोग तभी हो सकता है जब कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात सही हो। फास्फोरस दांतों, अस्थियों और शरीर की समुचित वृद्धि विकास के लिए कैल्शियम की भांति ही फास्फोरस का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो आज के ज़माने में सिंगल फैमिली बढ़ रही है। ORS का पूरा नाम क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट पूरा नाम है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इस पदार्थ को घोलक के रूप में व्यक्ति को दिया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है उबालकर, क्लार्क विधि से, कास्टिक सोडा मिलाकर या
कैलगन विधि द्वारा। जल की जो स्थायी कठोरता है इसको हम दूर कैसे करेंगे? उबाल कर, क्लार्क विधि से, कास्टिक सोडा मिलाकर, कैलगन विधि द्वारा। तो हम कैलगन विधि से जल की स्थायी कठोरता दूर करेंगे। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिला के लिए। यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 में की थी। यह संस्था मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह संस्था बच्चों के विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण से बचाव, बाल श्रम के विरोध में बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करती है। माँ के स्तनों से निकला पहला पीला पदार्थ क्या है? सीरम है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रम है, स्टेरोल है। कोलेस्ट्रम में माँ के स्तनों से निकला पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो नवजात शिशु के पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसको पीने से नवजात शिशु अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। शिशु को अनेक रोगों से रक्षा मिलती है। पंजाब फुलकारी में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? तो चेन। पंजाब फुलकारी दो शब्दों के मिलने से बना है, फुल प्लस कारी। फुल का अर्थ होता है फूल और कारी का अर्थ है काम। फुलकारी मतलब फूलों की कलाकारी। जब पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई क्रिया है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। पंजाबी फुलकारी में चेन टाँके का प्रयोग किया जाता है। सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण क्या है? प्रेशर फुट पर कम दबाव, प्रेशर फुट पर अधिक दबाव, धागा ढीला होना, धागे में असमान खिंचाव। तो सिलाई मशीन में असमान टाँके आने का कारण धागा ढीला होना। दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? माध्यमिक रंग, द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग, चतुर्थ रंग। दो द्वितीयों को मिलाने से हमें तृतीयक रंग प्राप्त होते हैं। प्राथमिक रंग हमारे लाल, नीला, पीला है। द्वितीयक रंग इन्हें दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे लाल और नीले से मिलकर बैंगनी, पीला, लाल रंग से नारंगी, पीले और नीले रंग के संयोजन से हरा रंग बनता है। तृतीयक रंग इस प्रकार के रंग को दो द्वितीयक रंग के संयोजन से बनाया जाता है, हरा नारंगी और हरा बैंगनी। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है भाषण, नाटक, प्रदर्शन, फ्लैश कार्ड। तो देखिए ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? नाटक। नाटक द्वारा हम बहुत अच्छे से हर चीज़ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। कम पात्रों बिना रंगमंच के नाटक अभिनीत किया जाता है। किसी घटना का सजीव चित्रण करने के लिए नाटक बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक अथवा सामाजिक घटना को संवाद के रूप में हम तैयार करते हैं। डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता, विशेष आयु की जन्म मृत्यु दर भिन्नता, लिंग अनुपात में भिन्नता, माँ बच्चों के अनुपात में भिन्नता। तो डेमोग्राफिक गैप हमारा जन्म और मृत्यु के बीच भिन्नता है। दोष, अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए किस प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े बनाने में किया जाता है? लंबी, अधिक चौड़ी और चपटी, वी आकार का, ऊंची चिपकी। तो देखिए अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए हम अधिक चौड़ी और चपटी प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े में करते हैं। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? चुन्नट का, प्लेट्स का, डॉट्स का, टकस का। तो प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार
आकार देने के लिए प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। प्लेट्स का उपयोग फलतः वस्तुओं के परिधानों में फुलनेस बनाने के लिए किया जाता है।